जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और पीएचडी के नए सेशन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम एक पीएचडी का पेड कोर्स चला रखे हैं और हमारा ये जो पीएचडी का पेड कोर्स है इसमें हम आपकी पीएचडी को बहुत आसान बनाने का प्रयास करते हैं। आप यदि पीएचडी में एडमिशन लेने की सोच रहे हो, आप पीएचडी में एडमिशन कहाँ से लो, किस टॉपिक पर आपको पीएचडी करनी चाहिए, यहाँ से लेकर जब तक आपकी थीसिस सबमिट होगी तब तक हम आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेल्प करेंगे, आपको हर एक जगह गाइड करेंगे, आपकी हर एक समस्या का समाधान करेंगे। तो यदि आप अपनी पीएचडी को बहुत आसान बनाना चाहते हो, आप पीएचडी को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करना चाहते हो, तो आप हमारे इस पेड बैच के साथ जुड़ सकते हैं। अभी फीस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। मात्र 1000 रुपीज़ में आपको लाइफ टाइम का एक्सेस मिलेगा, जिसमें आप कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप डायरेक्टली मेरे साथ कॉल कर सकते हैं। अपना जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन हो, उसको मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं और मैं बेस्ट टू बेस्ट तरीके से उसको आपको सोल्व करने का प्रयास करूँगा। मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करने का प्रयास करूँगा ताकि आप पीएचडी को बहुत आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सहज तरीके से कर सको। आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है रिसर्च टॉपिक। देखो, हमारा प्लान है कि यार हमें पीएचडी करना है, हमने एंट्रेंस टेस्ट दे दिया और किसी यूनिवर्सिटी में हमारा पीएचडी में एडमिशन हो गया। अब उसके बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमें कौन से टॉपिक के ऊपर पीएचडी करनी चाहिए, हमें कौन से टॉपिक को सिलेक्ट करना चाहिए ताकि उस टॉपिक के ऊपर हम अगले 5 साल तक या अगले 3 साल तक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से काम कर सकें। और ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेटों के सामने ये समस्या एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे हम पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो हमें इसका नॉलेज नहीं होता कि हमें किस तरीके से टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए। हम किसी दूसरे कैंडिडेट के कहने पर हम किसी विशेष टॉपिक का चयन कर लेते हैं, लेकिन जब हम उस टॉपिक के ऊपर कुछ टाइम काम करते हैं उसके बाद हमें महसूस होने लगता है कि यार हमने एक गलत टॉपिक सेलेक्ट कर लिया। फिर हमें पछतावा होता है क्योंकि फिर हम उस टॉपिक को चेंज नहीं कर सकते। यदि बाई चांस हम उस टॉपिक को चेंज करना चाहेंगे तो हमें पूरा प्रोसेस दोबारा से करना होगा, जो कि बहुत लेंथी हो जाता है। एक तरीके से यदि आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करके उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया और आपने 6 महीने निकाल दिए, तो अब आपको बाकी का टाइम उसी टॉपिक के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप टॉपिक बदल नहीं सकते और यदि बस केवल आप पछताते रहोगे कि यार मैंने वो उस दिन एक गलत डिसीजन ले लिया, मैंने गलत आदमी की बात मान ली और मैंने ये टॉपिक ले लिया। इसके अलावा यदि आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, आप एक बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हो, तो अच्छे टॉपिक पर रिसर्च करने की वजह से आपको विश्व स्तर पर भी ख्याति प्राप्त हो सकती है, आपको वर्ल्ड वाइड तरीके से भी क्या हो सकता है, फेमस मिल सकता है। यदि आपने एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम के ऊपर आपने क्या किया, रिसर्च किया, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत की और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से उसके ऊपर रिसर्च किया। जब आपकी थीसिस ऑनलाइन पब्लिश होगी यूजीसी की वेबसाइट के ऊपर, शोध गंगा के ऊपर, लोग आपकी थीसिस को पढ़ेंगे, आपकी थीसिस को आधार माना जाएगा उस समस्या का समाधान करने के लिए। मतलब यदि आप एक सही टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हो तो आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से फेमस हो सकते हो, आप बहुत बड़े लेवल पर प्रसिद्ध हो सकते हो। बहुत सारे लोग होंगे फिर आपकी लिखी हुई इस थीसिस को पढ़ेंगे, आपके रिसर्च को पढ़ेंगे। और यदि आप एक बहुत सही टॉपिक का सिलेक्शन नहीं करते हो पीएचडी के दौरान, तो हो सकता है कि जो आपकी थीसिस है वो केवल ही आपके पढ़ने योग्य हो, बाकी कोई कैंडिडेट उसको ना पढ़े, लाइफ में कभी वो थीसिस काम ना आए, केवल एक कचरे के ढेर में जाकर गिर जाए। और यदि आपने सही टॉपिक पर रिसर्च किया तो हो सकता है कि आपकी जो थीसिस है उसकी कॉपियां हर एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में हमें देखने को मिले। तो टॉपिक का सिलेक्शन करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और हमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम भी ये लगता है कि हम टॉपिक का सिलेक्शन किस तरीके से करें। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी यही होता है, पूरी पीएचडी का जो आधार है ना, वो रिसर्च टॉपिक होता है कि हम किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने वाले हैं। मैं अजय शर्मा, फिलहाल भी मेरा खुद का पीएचडी चल रहा है और मैं फिलहाल भी
एसआरएफ स्कॉलर हूँ, एसआरएफ मिल रहा है मेरे को क्योंकि मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया था। और मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी बातों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना चाहिए। मैं पिछले 2 साल से बहुत सारे कैंडिडेटों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाइड कर चुका हूँ उनके कंप्लीट पीएचडी प्रोसेस में कि उनको पीएचडी के लिए रिसर्च टॉपिक किस तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए, कोर्स वर्क के दौरान किस तरीके से काम करना चाहिए, असाइनमेंट किस तरीके से तैयार करना चाहिए, इसके अलावा सिनॉप्सिस किस तरीके से तैयार करना चाहिए, रिसर्च प्रपोजल किस तरीके से तैयार करना चाहिए, डीआरसी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, डीआरसी किस तरीके से करना चाहिए। मतलब ओवरऑल पीएचडी के हर एक फेज में मैं बहुत सारे कैंडिडेटों की डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से मदद कर चुका हूं, तो मेरे को ओवरऑल एक थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है इस चीज़ को लेकर। और मैं जो अपना खुद का ये पीएचडी का एक्सपीरियंस है इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ओवरऑल ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। और यदि आप बहुत आसानी से पीएचडी करना चाहते हो तो आप हमारा ये पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। आप मेरे को व्हाट्सअप पर चैट भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। इस बैच के रिगार्डिंग और भी जो आपके डाउट्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन, उनको क्लियर करके और आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाह रहे हो या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाह रहे हो, हर एक फेज में मैं आपकी खुद हेल्प करने वाला हूँ। तो अब हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखो, पीएचडी का जो रिसर्च टॉपिक है या पीएचडी के लिए जो टॉपिक है उसको सिलेक्ट करते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तो क्या है कि जिस टॉपिक को आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, वो टॉपिक आपका पसंदीदा होना चाहिए, वो टॉपिक आपका इंटरेस्ट का होना चाहिए। जिस टॉपिक को आप रिसर्च के लिए सिलेक्ट कर रहे हो, पीएचडी के लिए सिलेक्ट कर रहे हो, वो ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिस पर आपको काम करने में मजा आता हो, जिसमें आपको विश्वास हो कि यार इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत बेहतरीन तरीके से 5 साल नहीं 10 साल भी काम कर सकता हूँ। एक ऐसा टॉपिक हो जो आपको बहुत पसंदीदा हो, जिस पर आप बहुत घंटों तक मेहनत कर सको तो भी आप में थकान नहीं आती हो। तो जो टॉपिक है वो सबसे पहले तो आपकी खुद की पसंद का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको टॉपिक बता दिया वो आपका पसंद का ही ना हो। आज तो आप मेरी बात मान लोगे कि यार सर ने बताया ये टॉपिक, इस टॉपिक के ऊपर हम पीएचडी कर लेते हैं। आपके गाइड से पूछा आपने, गाइड ने बता दिया कि इस टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च कर लो, ये आप रिसर्च टॉपिक फिक्स कर लो। आपने गाइड के रिकमेंड पर रिसर्च टॉपिक वो फिक्स कर लिया, लेकिन 2-3 महीने बाद आपको महसूस होने लगा कि यार ये टॉपिक मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया, इस टॉपिक में तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस टॉपिक में तो मेरे को काम करने में मज़ा नहीं आता। जैसे इस टॉपिक पर मैं काम करना शुरू करता हूँ मेरे को उबास आने लग जाती है, नींद आने लग जाती है, थकान हो जाती है। तो भाई उस टॉपिक के ऊपर आप 5 साल बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाओगे। फिर आप पछताना शुरू करोगे कि यार उस दिन मैं गाइड की बात ना मानकर अपनी पसंद के अनुसार यदि किसी भी टॉपिक का सिलेक्शन कर लेता तो मैं आज उस टॉपिक के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता, अपना 100% देता। तो पहला तो पॉइंट यही है कि जो रिसर्च का टॉपिक है वो आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए, आपके पसंद का होना चाहिए। दूसरा, जिस टॉपिक को आप रिसर्च के लिए सिलेक्ट करें वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, वो कॉपी नहीं होना चाहिए। यूनिक का मतलब क्या है? मतलब आपका जो रिसर्च का टॉपिक है वो ऐसा होना चाहिए जो किसी दूसरे कैंडिडेट का ना हो। यदि आपने किसी दूसरे कैंडिडेट के रिसर्च के टॉपिक को अपना रिसर्च का टॉपिक बना लिया तो फिर बाद में आपकी दिक्कत आएगी। आरडीसी या डीआरसी के समय आपका जो रिसर्च टॉपिक है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। बाद में पता चलेगा कि मैंने किसी दूसरे कैंडिडेट की जो रिसर्च टॉपिक था उसको मैंने कॉपी कर लिया, उसी टॉपिक को मैंने अपना टॉपिक बना लिया। जिस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी पहले से बहुत अच्छे से रिसर्च हो चुकी है उसी टॉपिक पर मैं अब रिसर्च कर रहा हूँ, इसलिए मेरे टॉपिक को कैंसिल कर दिया गया। अब मेरे को पूरा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखो, आपका जो रिसर्च का टॉपिक हो बिल्कुल अलग होना चाहिए। आप किसी दूसरे कैंडिडेट के रिसर्च टॉपिक के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते। यदि आप किसी दूसरे कैंडिडेट के रिसर्च टॉपिक के ऊपर रिसर्च करोगे तो आपके ऊपर प्लेगरिज्म का वो आएगा, ठीक है। आपकी जो सिनॉप्सिस है वो प्लेगरिज्म में आ जाएगी, आपकी जो थीसिस है वो प्लेगरिज्म में आ जाएगी। जब आरडीसी होगा तो उस दौरान आपके रिसर्च टॉपिक को कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको कह दिया जाएगा कि आपने किसी दूसरे कैंडिडेट के टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया, इसलिए आपके इस टॉपिक को कैंसिल किया जाता है। अब आपको दूसरा टॉपिक सेलेक्ट करना है, फिर उसके ऊपर दोबारा से काम करना है। तो आपको अच्छे तरीके से ये पता होना चाहिए कि जिस टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करने वाले हो, जिस टॉपिक को आप रिसर्च के लिए सिलेक्ट करने वाले हो, क्या उस टॉपिक के ऊपर पहले और भी किसी कैंडिडेट ने काम किया है,
या नहीं किया है। यदि उस टॉपिक के ऊपर पहले किसी भी कैंडिडेट ने काम नहीं किया तो आप उस टॉपिक को अपना रिसर्च का टॉपिक बना सकते हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि जिस टॉपिक को हम अपने रिसर्च के लिए टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं उस टॉपिक पर पहले किसने काम किया है या नहीं किया, ये आपको कैसे पता चलेगा? इसके बारे में मैं एक दूसरे वीडियो में बिल्कुल फुल डिटेल से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, कि आपको कैसे पता चले कि हमारे टॉपिक के ऊपर पहले किसी ने काम किया है या नहीं किया है। तो आपका टॉपिक बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। तीसरा, आपका जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो वर्तमान की किसी एक विशेष समस्या का समाधान कर रहा हो। देखो, टॉपिक दो तरीके से हो सकते हैं, समस्याएं दो तरीके की हो सकती हैं। एक तो वो समस्या जो आज नहीं है, जो पहले थी। एक वो समस्या जो आज है, पहले नहीं थी। या एक ऐसी समस्या जो आज भी है और भविष्य में भी रहने वाली है। तो आप एक ऐसे टॉपिक के ऊपर रिसर्च करो जो समस्या आज है। आप एक ऐसी समस्या को अपना रिसर्च टॉपिक बनाओ जो समस्या आज है, ताकि आप वर्तमान समय की जो समस्या है उसका समाधान निकाल सको, ताकि लोग आपकी उस थीसिस को, आपके उस रिसर्च को पढ़कर वर्तमान की जो समस्या है उसका समाधान निकाल सके। यदि आप एक ऐसे रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करो रिसर्च के लिए जो पहले एक समस्या थी, उसका आज समाधान हो चुका है, वो अब एक समस्या नहीं है, तो वो आपका जो रिसर्च टॉपिक है वो एक बहुत बेहतरीन रिसर्च टॉपिक नहीं रहने वाला। आपका जो रिसर्च टॉपिक है वो एक ऐसी समस्या पर होना चाहिए जिस समस्या के समाधान से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिल सके, जिससे बहुत सारे कैंडिडेटों को प्रॉफिट मिल सके। आपका रिसर्च टॉपिक ऐसा टॉपिक कभी नहीं होना चाहिए जिस टॉपिक के या जिस समस्या के समाधान से बहुत सारे कैंडिडेटों को नुकसान हो रहा हो, बहुत सारे कैंडिडेटों को फायदा नहीं हो रहा हो। तो आपका जो रिसर्च का टॉपिक है वो मैक्सिमम लोगों के लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए, मैक्सिमम लोगों के हित का होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका रिसर्च का टॉपिक है वो एक सीमित एरिया वाला होना चाहिए, उसका जो क्षेत्र वो बहुत व्यापक नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। सीमित क्षेत्र और व्यापक क्षेत्र का मतलब क्या है? सपोज डैट आपने एक रिसर्च का टॉपिक सिलेक्ट कर लिया कि भारत की जलवायु के दुष्प्रभाव, ठीक है भाई, भारत, आपने संपूर्ण भारत को शामिल कर लिया। रिसर्च क्या कहता है कि आप रिसर्च के दौरान खुद काम कर रहे हो, आपने खुद ने डाटा कलेक्ट किया है, आप अलग अलग जगह पर गए हो, वहाँ से आपने डाटा कलेक्ट किया है, फिर आपने खुद ने उन डाटाओं को सोल्व किया है, आपने खुद ने अपने रिसर्च मेथड बनाए हैं और उन रिसर्च मेथडों का उपयोग करके आपने उस समस्या का समाधान किया है। अब आपने पूरे भारत का ले लिया टॉपिक है, तो भाई आप पूरे भारत का सही ढंग से रिसर्च कर पाओगे अकेले? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप पीएचडी अकेले कर रहे हो, आपके साथ भी कोई कैंडिडेट नहीं है। तो आप एक ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करो जो किसी एक विशेष क्षेत्र का हो, ताकि आप उस विशेष क्षेत्र की समस्या का समाधान कर सकें। जैसे आपके ज़िले का कोई टॉपिक हो, ठीक है, आपके तहसील का कोई टॉपिक हो, ठीक है, आपके गांव के आसपास के किसी प्रसिद्ध स्थान का कोई टॉपिक हो। जैसे मैं अपने जो तहसील है थानागाजी, उसके ऊपर रिसर्च कर सकता हूँ। थानागाजी है जो एक सीमित क्षेत्र है, उसके बारे में मैं बहुत कुछ ऑलरेडी जानता हूँ, तो मैं डाटा बहुत आसानी से कलेक्ट कर सकता हूँ। और यदि मैं पूरे भारत का टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ, पूरे भारत के क्षेत्र का टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं जानता, मैं कन्याकुमारी के बारे में नहीं जानता, मैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में नहीं जानता, मैं गुजरात के बारे में भी नहीं जानता, तो मेरा जो रिसर्च है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको जो रिसर्च का टॉपिक है ना, वो ऐसा सेलेक्ट करना है जो एक विशेष क्षेत्र की समस्या का समाधान कर रहा हो, और वो क्षेत्र बिल्कुल छोटा हो। जैसे आप अपना किसी तहसील के ऊपर भी ले सकते हो, आप जिले के ऊपर भी ले सकते हो, या फिर जैसे पॉलिटिकल साइंस हो आप, तो महात्मा गांधी के किसी एक विशेष कार्य को आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप चाहो कि मैं संपूर्ण महात्मा गांधी जी के ऊपर रिसर्च करूं, तो वो एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। आप महात्मा गांधी जी के किसी एक विशेष कार्य के ऊपर रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो रिसर्च का टॉपिक है, आपका जो रिसर्च है, उसका जो एरिया बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। आपको एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए ताकि उस रिसर्च के दौरान आप डाटा बिल्कुल आसानी से कलेक्ट कर सको, डाटा बिल्कुल आसानी से इकट्ठा कर सको। सपोज दैट आपने एक ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया रिसर्च के लिए जिसके डाटा के बारे में आप कुछ नहीं जानते, जिसके डाटाओं को कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा टफ है, तो आपका जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। और यदि आपने एक ऐसे टॉपिक को रिसर्च के लिए सेलेक्ट किया जिसके डाटा को आप बहुत आसानी से कलेक्ट कर सकते हो,
जिसके डाटा को इकट्ठा करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो आपका जो रिसर्च है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो आप ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट करो जिसके डाटा को आप आसानी से इकट्ठा कर सकते हो। बाद में पता चले 3 साल बाद में जब आप थीसिस बनाओ कि यार अब तो इसके डाटा ही नहीं मिल पा रहे, मैं इसके डाटा इकट्ठा नहीं कर पा रहा, फिर आपकी पीएचडी चलेगी 6-7 साल तक, ठीक है, और फिर वो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, आपकी एनर्जी भी खराब हो जाएगी, आप डिमोटिवेट भी हो जाएंगे। तो आप आज ही एक ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट करना जिसके डाटा भी आप आसानी से इकट्ठे कर सकते हो, ठीक है। आप जिस टॉपिक पर रिसर्च करना चाह रहे हो और उस रिसर्च के दौरान आपको जिन इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिन संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, वो संसाधन भी आपको आसानी से अवेलेबल होने चाहिए। सपोज डेट मैं कोसमोस आकाश गंगा के ऊपर रिसर्च करने की सोचूं, भाई आकाश गंगा पर रिसर्च करने के लिए हमें बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है वो हर एक यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, इसलिए उनको हम परचेज नहीं कर सकते। तो फिर मेरा सपोज डेट आज तो मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मैं आकाश गंगा के ऊपर पीएचडी करूंगा, लेकिन जब मैं डाटा कलेक्शन की बात आई तो फिर मेरे सामने समस्या आ गई कि मैं डाटा कैसे कलेक्ट करूं। डाटा कलेक्शन करने के लिए मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर 2 साल बाद में मेरे प्रॉब्लम आएगी, फिर मैं टॉपिक चेंज करने की सोचूंगा, डिमोटिवेट हो जाऊंगा, डिप्रेशन में चला जाऊंगा कि यार उस दिन मैं सही टॉपिक सेलेक्ट कर लेता। तो आप ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट करो जिसके डाटा आप आसानी से इकट्ठे कर सको, जिसके दौरान उस रिसर्च के दौरान आपको जिन भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती हो वो आपको आसानी से मिल जाते हो, ठीक है। आप ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट करो जिसके रिसर्च मेथड आप जानते हो या जिसके रिसर्च मेथड्स के ऊपर आप काम कर सकते हो। देखो सब कैंडिडेट एक समान नहीं होते, हो सकता है कि आपका जो दोस्त है उसके पास प्रॉपर वे में टाइम हो सकता है कि आपका जो दोस्त है उस टॉपिक पर इंटरेस्टेड हो सकता है कि आपका जो दोस्त है उसके पास रुपए की कोई कमी ना हो, तो वो किसी भी टॉपिक को ले सकता है, किसी भी टॉपिक के ऊपर काम कर सकता है। लेकिन आपके दोस्त की जैसी सिचुएशन आपकी नहीं है ना, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके वाला रिस्क दिमाग भी नहीं है, आपके पास इतना भी रुपए नहीं है कि आप रिसर्च के ऊपर कितना ही खर्च कर सकते हो, आप कुछ भी सामान खरीद सकते हो, ठीक है। टाइटल का जो नाम बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, आपको टाइटल का नाम इतना बड़ा नहीं रखना है कि जो आपका पहला पेज होगा थीसिस का या सिनॉप्सिस का उसके ऊपर वो केवल टाइटल ही टाइटल दिखे, और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि जो आपका गाइड है या जो सामने वाला देखने वाला कैंडिडेट है उसको पता ही नहीं चले कि रिसर्च का टॉपिक क्या है। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और टॉपिक ऐसा होना चाहिए ताकि आपकी रिसर्च आगे काम आए। आप एक ऐसे टॉपिक को रिसर्च के लिए सिलेक्ट करो ताकि वो आपका जो रिसर्च है, आपकी जो थीसिस है वो आगे काम आए, आपके रिसर्च को पढ़कर बहुत सारे लोग अलग अलग समस्याओं का समाधान करें। तो ये टोटली कुल मिलाकर मैंने 10 पॉइंट अच्छे तरीके से आपको समझाए हैं, इनको आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है जब आप रिसर्च टॉपिक को सेलेक्ट करते हो। बाकी फिर भी कोई समस्या आ रही है रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करने में तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके थ्रू, ठीक है। ध्यान रखना, आज यदि आप थोड़ी सी लापरवाही कर लोगे कि यार मैं तो कर लेता हूँ कोई टॉपिक फिक्स, दोस्त के कहने पर आपने टॉपिक फिक्स कर लिया, गाइड के कहने पर आपने टॉपिक फिक्स कर लिया, फिर 6 महीने बाद ही आप दुखी होना शुरू हो गए, बाद में पता चला 2 साल बाद में कि यार मैं इस टॉपिक पर काम कर ही नहीं सकता किसी हाल में, फिर आपको छोड़ना पड़े, 2 साल खराब हो गए, टाइम खराब हो गया, रुपया खराब हो गया, डिमोटिवेट हो गए, डिप्रेशन में गए, ये सारी चीज़ें हों। तो ये सारी चीज़ें हो उससे ज़्यादा सही है कि आज ही आप सही ढंग से डिसीजन लें अपने रिसर्च टॉपिक को लेकर कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहिए, ठीक है। मैं अपनी तरफ से बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बेस्ट तरीके से आपको गाइड करूंगा, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया उसके थ्रू मात्र 1000 रुपये चार्ज है, लाइफ टाइम का एक्सेस मिलेगा। जिस दिन आप पीएचडी में एडमिशन लेने की सोच रहे हो उस दिन से लेकर जिस दिन आपकी थीसिस सबमिट होगी तब तक मैं आपकी बेहतरीन तरीके से हेल्प करूंगा, बेहतरीन तरीके से मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक तरीका बनाया है रिसर्च के टॉपिक को सिलेक्ट करने का कि हमें रिसर्च का टॉपिक किस तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या बनाया, एक फॉर्मेट बनाया है, इसको समझने का प्रयास करो। और मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो यहाँ पर मैंने ज्योग्राफी का ही एग्जाम्पल लिया है, और मैं यहाँ पर बताऊँगा कि आप रिसर्च का टाइटल या टॉपिक किस तरीके से सिलेक्ट करो, उसका एक मेथड बताने वाला हूँ मैं। देखो हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है बहुत वाइड होता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है। हमें उस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च नहीं करना, हमें उस सब्जेक्ट के एक यूनिट के
एक चैप्टर के, एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना है। मतलब हमें एक अंश के ऊपर रिसर्च करना है, न कि उस कंप्लीट के ऊपर। जैसे मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो हमारे ज्योग्राफी के सिलेबस में टोटल 10 यूनिट है यूजीसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यूजीसी ने ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस को 10 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। जैसे पहली जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरी क्लाइमेटोलॉजी, तीसरी ओशनोग्राफी, चौथी थॉट, पांचवा एग्रीकल्चर, छठा सोशल, सातवां कल्चर, ऐसे टोटल कुल मिलाकर मान लो 10-12 जो भी यूनिट है सारी सारी हैं। अब आप सेलेक्ट करो कि इन यूनिटों में से कौन सी यूनिट है जिसमें काम करने में आपको बहुत मजा आता है, जो आपकी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिस यूनिट के ऊपर आप दिल से काम करना चाहते हो, जिस यूनिट के ऊपर आप बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हो, जिस यूनिट के ऊपर आप 5 साल पूरी एनर्जी के साथ, 3 साल पूरी एनर्जी के साथ काम कर सकते हो, उस यूनिट को सिलेक्ट करो। जैसे मैं मेरी बताऊं तो मेरे को जो ये क्लाइमेटोलॉजी वाली जो यूनिट है ना, ये बहुत अच्छी लगती है शुरू से। मेरे को लगता है कि मैं क्लाइमेटोलॉजी वाली इस यूनिट के ऊपर बहुत लंबे समय तक बहुत एनर्जी के तरीके से, बहुत ही बेस्ट तरीके से काम कर सकता हूँ। मतलब मैं मेरा 100% इस क्लाइमेटोलॉजी की यूनिट में दे सकता हूँ। मैंने क्लाइमेटोलॉजी वाली यूनिट फिक्स कर ली। अब इस क्लाइमेटोलॉजी की यूनिट में बहुत सारे चैप्टर, जैसे एटमॉस्फेयर हो गया, साइक्लोन हो गया, क्लाउड हो गया, क्लाइमेट हो गया, फ्रंट हो गया, और भी बहुत सारे चैप्टर हैं। अब ये तो जरूरी नहीं है कि हमारे सभी के सभी चैप्टर बहुत पसंदीदा हों, सभी के सभी चैप्टरों में हमें पढ़ने में बहुत मजा आता हो। हमें इन चैप्टरों में से किसी एक ऐसे चैप्टर को सिलेक्ट करना है जिसमें हम बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं, जिसमें हमें काम करने में बहुत गजब का मजा आता है। तो ये जितने भी टॉपिक हैं, इनमें से जो क्लाइमेट का टॉपिक है ना, इस पर मेरे को बहुत मजा आता है। मतलब क्लाइमेट के संबंध में मैं कितना ही पढ़ सकता हूँ, मेरे को कितना ही पढ़वा लो, मेरे से कुछ भी काम करवा लो क्लाइमेट के टॉपिक के ऊपर, मैं हर एक काम पूरी एनर्जी के साथ कभी भी कर सकता हूँ। रात को 12 बजे भी आप, मैं सो रहा हूँ, रात को 12 बजे भी आप आके कहोगे कि आपको क्लाइमेट के इस टॉपिक के ऊपर काम करना, मैं तुरंत खड़ा होकर कर सकता हूँ। इतना मज़ेदार टॉपिक लगता है मेरे को, और मेरे को लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर मैं अपना 100% दे सकता हूँ, मैं बहुत बेस्ट कर सकता हूँ। मेरे को ये विश्वास है कि क्लाइमेट के टॉपिक के ऊपर मेरे से बेस्ट कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, क्लाइमेट का टॉपिक सिलेक्ट किया। अब क्लाइमेट में भी बहुत सारे छोटे छोटे भाग हैं। जैसे क्लाइमेट में हम प्रेशर पढ़ते हैं, विंड पढ़ते हैं, ह्यूमिडिटी पढ़ते हैं, प्रेसिपिटेशन पढ़ते हैं। अब ये 4 टॉपिक हैं। हम पूरा क्लाइमेट के ऊपर तो कर नहीं सकते अध्ययन, क्योंकि क्लाइमेट को ही टॉपिक सेलेक्ट करेंगे तो एक बहुत बड़े लेवल का अध्ययन हो जाएगा, जो एक अकेले मेरे द्वारा हो पाना संभव नहीं है। पूरे क्लाइमेट के टॉपिक के ऊपर मैं अकेला बहुत बेस्ट तरीके से काम नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मेरे को क्या करना है, इस क्लाइमेट के ये जो 4 भाग है, इन 4 भागों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। अब मेरे को एनालिसिस करना है कि इन चारों में से मेरे को ज़्यादा ठीक कौन सा लगता है। तो ये जो प्रेसिपिटेशन वाला है, जो वर्षा वाला है ना, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब क्लाइमेट में भी मेरे को जो वर्षा वाला टॉपिक है बहुत शानदार लगता है। मैंने वर्षा वाला टॉपिक सेलेक्ट कर लिया कि यार इसके ऊपर करूँगा। अब वर्षा तो पूरे भारत में भी होती है, पूरी दुनिया में भी बरसात होती है, तो मैं ऐसे थोड़ी ना कि पूरे भारत की वर्षा के ऊपर रिसर्च करूँ, पूरे राजस्थान की वर्षा के ऊपर रिसर्च करूँ, क्योंकि ये तो फिर बहुत बड़े लेवल पर हो जाएगा। तो मैं क्या किया कि यार मैं पूरे भारत पर नहीं, पूरे राजस्थान पर नहीं, मेरे ज़िले पर नहीं, मेरी तहसील में जो बरसात का सिस्टम है ना, उसके ऊपर अध्ययन करता हूँ। तो मैंने क्या किया, अपनी तहसील को सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैं मेरी तहसील का जो वर्षा का सिस्टम है उसको अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे दादाजी परदादा मेरे को बताते आई हैं इसके बारे में, और मैं मेरी तहसील से बरसात के संबंध में जो डाटा है वो बहुत आसानी से मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बरसात के टॉपिक के ऊपर रिसर्च करूँगा, और वो भी केवल और केवल मेरे तहसील पर या फिर मेरे ज़िले के स्तर के आधार पर। ठीक है, अब मैंने फिक्स कर लिया तहसील। अब यहाँ से मैंने टाइटल बनाया कि वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चितता का थानागाजी की कृषि व्यवस्था पर दुष्प्रभाव, इसका समाधान एवं उपाय। ये मैंने सेलेक्ट किया मेरे रिसर्च का टाइटल। तो मेरे रिसर्च का टाइटल क्या है, वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चितता का थानागाजी की कृषि व्यवस्था पर दुष्प्रभाव, इसका समाधान एवं उपाय। ठीक है, मैंने टाइटल फिक्स कर लिया। अब इस टाइटल के ऊपर ऑलरेडी किसी ने पहले काम किया है या नहीं किया है, यह मेरे को जांचना है। यदि इस टॉपिक के ऊपर पहले किसी कैंडिडेट ने काम कर लिया है तो ये टॉपिक मेरे को किसी हाल में नहीं लेना,
और यदि पहले किसी भी कैंडिडेट ने इस टॉपिक के ऊपर काम नहीं किया है तो मेरे को अपना रिसर्च का टॉपिक ये ही फिक्स करना है। तो मैंने क्या किया, शोध गंगा और शोध गंगोत्री इन दोनों का उपयोग किया। इन दोनों का उपयोग करके मैंने पहचाना कि इस टॉपिक के ऊपर आज तक किसी भी कैंडिडेट ने काम नहीं किया है और मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम शोध गंगा और शोध गंगोत्री में किस तरीके से चेक करें कि हम जिस टॉपिक को रिसर्च के लिए सिलेक्ट किए हैं उस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी किसने काम किया है या नहीं किया है, यह मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा जो आपको पेड बैच में मिलेगा। पब्लिकली तरीके से वो वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप यदि बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत आसान तरीके से, बिना किसी डर के, बिना किसी डिप्रेशन के, बिना किसी टेंशन से आप रिसर्च करना चाहते हो तो आप हमारा ये पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल नाम मात्र फीस में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे खुद के द्वारा गाइड किया जाएगा। जो मेरा खुद का पिछले 2 साल से बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर को गाइड करने का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स बाय। फिर अगले टॉपिक में मिलते हैं पूरी एनर्जी और पूरे मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ।